हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर से। आज हम इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स के अंतर्गत हार्ड इपिडर्मल डेरिवेटिव्स का अध्ययन करेंगे। इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स को बीएससी पार्ट 2 विषय जंतु विज्ञान के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत रखा गया है। इंटेगुमेंट एंड डेरिवेटिव्स का अध्ययन हम 6 पॉइंट्स के अंतर्गत करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर, तीसरा डेरिवेटिव्स, चौथा टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, पांचवा हार्ड इपिडर्मल डेरिवेटिव्स और छठवा कंक्लूजन। सभी मल्टीसेलुलर मेटाजोअन्स की बॉडी एक्सटर्नली मल्टी लेयर्ड कवरिंग से कवर्ड होता है, जिसे हम इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट चूँकि एनिमल डिफरेंट हैबिट एंड हैबिटेट पर लाइव करता है, तो उस हैबिट एंड हैबिटेट पर एडाप्टेशन के कारण इनके इंटेगुमेंट के आउटर लेयर में नए नए स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं और इन्हीं डेवलप्ड नए स्ट्रक्चर्स को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये डेरिवेटिव्स एनिमल को उनके वातावरण में एडाप्टेशन के लिए और उनमें वातावरण में जीवित रहने में हेल्प करते हैं। इंटेगुमेंट का यदि हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेसिकली इंटेगुमेंट 3 लेयर्स पे मिलकर बनी हुई होती है। पहला इपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस लेयर। डेरिवेटिव्स स्किन के डिफरेंट लेयर से बनने वाले नए नए स्ट्रक्चर्स को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। डेरिवेटिव्स को हम बेसिकली 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। पहला सॉफ्ट डेरिवेटिव्स, जो कि स्ट्रक्चर में सॉफ्ट होते हैं, और दूसरा हार्ड डेरिवेटिव्स, जो कि स्ट्रक्चर में हार्ड होते हैं। सॉफ्ट डेरिवेटिव्स के अंतर्गत स्किन में पाई जाने वाली समस्त प्रकार की क्यूटेनियस ग्लैंड्स आती हैं। हार्ड डेरिवेटिव्स पुनः 2 प्रकार के होते हैं। एक वह हार्ड डेरिवेटिव्स जो कि स्किन के इपिडर्मिस पार्ट से डेवलप होंगे, इसे हम कीरेटिन डेरिवेटिव्स कहते हैं, और दूसरा वह डेरिवेटिव्स जो कि स्किन के केवल डर्मिस पार्ट से विकसित होते हैं, जिसे हम डर्मल डेरिवेटिव्स कहते हैं। इस प्रकार सॉफ्ट डेरिवेटिव्स और कीरेटिन डेरिवेटिव्स चूँकि इपिडर्मिस से विकसित होते हैं, इसलिए इसे इपिडर्मल डेरिवेटिव्स कहते हैं। हमने अपने प्रथम वीडियो इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स पार्ट 1 में सॉफ्ट इपिडर्मल डेरिवेटिव्स का अध्ययन कर लिया है। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम इंटेगुमेंट और उसके हार्ड इपिडर्मल डेरिवेटिव्स का अध्ययन करेंगे। हार्ड डेरिवेटिव्स को इस प्रकार हम 2 मुख्य भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हार्ड इपिडर्मल डेरिवेटिव्स, जो कि इपिडर्मिस से विकसित होगा, और हार्ड डर्मल डेरिवेटिव्स, जो कि डर्मिस से विकसित होगा। हार्ड इपिडर्मल डेरिवेटिव्स का अध्ययन करते हैं तो हार्ड इपिडर्मल डेरिवेटिव्स सेल्स के कीरेटिनाइजेशन के कारण विकसित होता है। कीरेटिनाइजेशन वह प्रक्रिया जब स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के सेल्स डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर क्रमशः ऊपर की ओर नए नए लेयरों का फॉर्मेशन करती है। इन नए लेयर में जब स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की लेयर बनती है, तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक इनसॉल्युबल प्रोटीन कीराटोहाइलिन कंडेंस हो जाता है। बाद में यही लेयर जब ऊपर स्ट्रेटम ल्यूसिडम का फॉर्मेशन करती है,
तो कीरेटोहाइलिन इलिडिन में परिवर्तित हो जाता है और लास्ट में जब ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम की लेयर कॉर्नियम की लेयर में कन्वर्ट होती है तो ये इनसॉल्युबल इलिडिन कीरेटिन में बदल जाता है और इस कीरेटिन में बदलने के कारण पूरी सेल्स डेड हो जाती है और डेड होकर एक नए नए स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है और इस प्रकार कीरेटोहाइलिन से कीरेटिन के बनने की प्रोसेस को हम कीरेटिनाइजेशन कहते हैं और यही कीरेटिनाइजेशन के कारण स्किन के आउटर सरफेस में हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स का विकास होता है। अब हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हम डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में देखते हैं। तो सबसे पहले साइक्लोस्टोम्स में इसका अध्ययन करते हैं। तो साइटोस्टोम्स में हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के अंतर्गत केवल एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम हॉर्नी टूथ कहते हैं। हॉर्नी टूथ पेट्रोमाइजॉन के बकल फनल के इनर मार्जिन पर छोटे छोटे टीथ के रूप में और टंग में छोटे छोटे टीथ के रूप में पाए जाते हैं। इन टीथ को हम हॉर्नी टूथ कहते हैं। फिशेस में यदि हम देखते हैं तो फिशेस चूँकि एक्सक्लूसिव एक्वेटिक होते हैं इसलिए इनमें जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो एपिडर्मिस की सेल्स कीरेटिनाइज हो जाती हैं और कीरेटिनाइज होकर आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन करती है। एम्फीबियन में हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स दो प्रकार के होते हैं। पहला हॉर्नी टूथ। हॉर्नी टूथ ये टेडपोल लार्वा के अवस्था में पाया जाता है जो कि एग को पिनिट्रेट करने में हेल्प करता है। दूसरा डेरिवेटिव्स होता है एपिडर्मल स्केल्स। एपिडर्मल स्केल्स केवल यूरोपियन टोड पिलोबैटिस में पाया जाता है। एपिडर्मल स्केल्स पुनः मॉडिफाइड होकर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर को हम वेब कहते हैं। ये वेब फ्रॉग का हाइंड लिम्ब के दो फिंगर के बीच में स्थित मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स के रूप में पाए जाते हैं। हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स रेप्टाइल में देखते हैं तो रेप्टाइल में तीन प्रकार के हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। पहला हॉर्नी टूथ। हॉर्नी टूथ टर्टल और टॉर्टॉइस के एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। दूसरा डेरिवेटिव्स है हॉर्नी बीक। हॉर्नी बीक टॉर्टॉइस और टर्टल के एडल्ट स्टेज में पाया जाता है। तीसरा डेरिवेटिव्स है एपिडर्मल स्केल्स। एपिडर्मल स्केल्स छोटे छोटे स्केल्स के रूप में बॉडी के आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं। ये बॉडी के आउटर सरफेस पर दो फॉर्म में या दो प्रकार के अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। पहला ओवरलैपिंग पैटर्न और दूसरा होता है एज टू एज पैटर्न। पहला ओवरलैपिंग पैटर्न में छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। इन स्केल्स के पीछे छोटे छोटे पीट होते हैं जिसे हम एपिकल पीट कहते हैं और एपिकल पीट से छोटे छोटे हेयर लाइक एपिकल ब्रिस्टल्स निकले होते हैं। इनमें से पहले का स्केल अगले स्केल के एपिकल पीट तक कवर किया हुआ होता है, इसलिए इसे ओवरलैपिंग पैटर्न कहते हैं। ओवरलैपिंग पैटर्न पाया जाता है स्नेक्स में। स्नेक्स के डॉर्सल सरफेस पर, बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर पाया जाता है। इसके अलावा ये रेटल स्नेक में रेटल का भी फॉर्मेशन करता है। टेल के पिछले 8-10 स्केल्स आपस में मिलकर एक रेटल का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा प्रकार होता है एज टू एज पैटर्न। ये एज टू एज पैटर्न ओवरलैप न करके सरफेस टू सरफेस अरेंज रहते हैं। ये एज टू एज पैटर्न का एपिडर्मल स्केल्स पुनः दो प्रकार का होता है, एक शील्ड और दूसरा स्कूट्स। शील्ड स्नेक्स के हेड के ऊपरी सरफेस के एपिडर्मल स्केल्स साइज में थोड़े मोटे और साइज में बड़े हो जाते हैं जिसे हम शील्ड कहते हैं।
टर्टल और क्रोकोडाइल में यही स्केल्स बहुत ज़्यादा बड़े और मोटे और थिक हो जाते हैं, इसे हम स्कूट्स कहते हैं। अगला हम देखते हैं एवीज में हार्ड इपिडर्मल डेरिवेटिव्स देखते हैं। तो एवीज में 4 प्रकार के इपिडर्मल डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। पहला हॉर्नी टूथ। हॉर्नी टूथ एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाएगा, जो कि हैचिंग के समय और एग के अंदर की फूड मटेरियल को स्क्रब करने में हेल्प करता है। दूसरा डेरिवेटिव्स है बीक। बर्ड में बीक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है और ये बीक इपिडर्मल डेरिवेटिव्स होता है। ये बीक का बेसल पार्ट पर छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं। इन स्केल्स को रोम्पोथीका कहते हैं। तीसरा डेरिवेटिव्स को हम इपिडर्मल स्केल्स कहते हैं। ये इपिडर्मल स्केल्स हाइंड लिम्ब के ऊपर छोटे छोटे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। ये इपिडर्मल स्केल्स पुनः मॉडिफाइड होकर 2 नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, एक फाइटिंग स्पर और दूसरा वेब। फाइटिंग स्पर ये मेल गैलस के हाइंड लिम्ब के इनर पार्ट पर पाया जाता है, जो कि एक प्लेट लाइक आउटग्रोथ बनाता है, जिसे हम फाइटिंग स्पर कहते हैं। और दूसरा एक्वेटिक बर्ड्स में यही इपिडर्मल स्केल्स मॉडिफाइड होकर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम वेब कहते हैं। एवीज के में हम देखते हैं तो एवीज में 4 प्रकार के इपिडर्मल डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। पहला हॉर्नी टूथ। ये हॉर्नी टूथ इपिडर्मल स्केल के बाद हम आ जाते हैं फेदर्स में। तो फेदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। यदि हम फेदर का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक फेदर के बीचों बीच एक सेंट्रल एक्सिस होता है। उस सेंट्रल एक्सिस पुनः 2 भागों में विभाजित होता है। एक इसका बेसल पार्ट जिसे हम कैलमस कहते हैं, और इसका दूसरा भाग जिसे हम रेकिस या रेचिस कहते हैं। रेचिस के दोनों सरफेस पर कैलमस के बेसल पार्ट को यदि हम देखते हैं तो बेसल पार्ट में एक एपर्चर होता है। इस एपर्चर को इन्फीरियर अम्बिलिकस कहते हैं। इन्फीरियर अम्बिलिकस के थोड़ा ऊपर एक स्किन के समान एक स्ट्रक्चर अटैच्ड रहता है, जिसे हम डर्मल पल्प कहते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा और जाते हैं तो इसके ऊपर की तरफ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, जिसे हम आफ्टर शेफ्ट कहते हैं। रेकिस और कैलमस के जंक्शन पर एक दूसरा एपर्चर होता है, जिसे हम सुपीरियर अम्बिलिकस कहते हैं। रेकिस के दोनों किनारे पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। इनमें से जो इनर पार्ट का जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम इनर वैन कहते हैं, और आउटर सरफेस के पार्ट को हम आउटर वैन कहते हैं। इस वैन में पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बार्ब कहते हैं। और इस रेकिस के बीचों बीच एक ग्रूव होता है। इस ग्रूव को हम अम्बिलिकल ग्रूव कहते हैं। फेदर का यदि अपन इंटरनल स्ट्रक्चर या डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस फेदर के बीचों बीच एक सेंट्रल एक्सिस होता है, जिसे हम रेकिस कहते हैं। रेचिस के दोनों किनारे पर छोटे छोटे बार्ब्स निकले होते हैं। बार्ब के एक किनारे पर छोटा सा आउटग्रोथ होता है, जिसे हम प्रॉक्सिमल बारब्यूल कहते हैं, और दूसरे एंड पर एक दूसरा बारब्यूल निकला होता है, जिसे हम डिस्टल बारब्यूल कहते हैं। डिस्टल बारब्यूल के ऊपर में छोटे छोटे स्पाइनी आउटग्रोथ होते हैं। इन आउटग्रोथ को हम
हुकलेट्स कहते हैं। और ये हुकलेट्स आगे चल के ऊपर की ओर प्रॉक्सिमल बारब्यूल के ग्रूव में जाकर फिट हो जाते हैं और इस प्रकार एक इंटरलॉक्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब फेदर के यदि अपन प्रकार देखते हैं तो फेदर की संरचना के आधार पे ये फेदर 5 प्रकार के होते हैं। पहला, क्विल या फ्लाइट फेदर, ऐसे फेदर जो कि फ्लाइट में हेल्प करते हैं, इसलिए इस फेदर को फ्लाइट फेदर कहते हैं। फ्लाइट फेदर में वैन के स्ट्रक्चर के आधार पर ये पुनः 2 प्रकार का होता है। एक रिमिज प्रकार का, जिसमें कि एक तरफ का वैन छोटा होता है, एक तरफ के वैन बड़े होते हैं। और दूसरा रेक्ट्राइटिस प्रकार का, जिसमें कि दोनों ओर की वैन इक्वल शेप की होती है। दूसरे प्रकार के फेदर को हम कंटूर फेदर कहते हैं। कंटूर फेदर में आफ्टर शेफ्ट ज़्यादा विकसित होता है, वैन कम विकसित होता है। तीसरा, फाइलोप्यूम। फाइलोप्यूम वह फेदर जिसमें बार्ब्स केवल टिप में प्रेजेंट होगा। चौथे प्रकार का फेदर को हम डाउन फेदर कहते हैं, जिसमें बारब्यूल से निकले हुए अनेक हेयर लाइक और ब्रांचेस होते हैं, जिसे हम बारब्यूल्स कहते हैं। और अंतिम प्रकार का होता है जिसे हम रिक्टल कहते हैं, जिसमें कि आफ्टर शेफ्ट और रेकिस बस प्रेजेंट होगा, वैन इसमें एब्सेंट होती है। यदि हम इस फेदर का लोकेशन और फंक्शन देखते हैं तो जो सबसे पहला जो फ्लाइट फेदर होता है, ये फ्लाइट फेदर स्ट्रॉन्ग होता है, विंग्स में प्रेजेंट होता है और टेल में प्रेजेंट होगा। ये फ्लाइट में या उड़ने में हेल्प करता है। ये पुनः 2 प्रकार के थे। रेमिजेस प्रकार का, ये रेमिजेस प्रकार का फेदर विंग्स में प्रेजेंट होता है और ये उड़ने में हेल्प करता है। दूसरा, रिक्ट्राइटिस प्रकार का जो फेदर है, ये रिक्ट्राइटिस प्रकार का फेदर टेल में पाया जाता है। ये उड़ने के समय डायरेक्शन को डिसाइड करने में हेल्प करता है और लैंडिंग के समय ये एक ब्रेक के समान काम करता है। कंटूर फेदर बॉडी सरफेस में पाया जाता है और ये बॉडी को स्मूथ रखने में हेल्प करता है और इसके अलावा उड़ने के समय ये फ्रिक्शन को, एयर के फ्रिक्शन को कम करता है, साथ ही साथ हीट को या टेम्परेचर को रोकने में हेल्प करता है। तीसरे प्रकार का फेदर है फेलोप्यूम। फेलोप्यूम बॉडी सरफेस पर एक वूली कवरिंग का फॉर्मेशन करता है और ये हीट को रोकने में हेल्प करता है। डाउन फेदर, ये यंग स्टेज में ये छोटे छोटे फ्लफी सरफेस का फॉर्मेशन करता है और एडल्ट में इस डाउन फेदर को कंटूर फेदर के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। लास्ट होता है रिक्टल फेदर। इसका ये फेदर पिजन में एब्सेंट होता है। मैमल में यदि हम हार्ड इपिडर्मल डेरिवेटिव्स देखते हैं तो मैमल में 5 प्रकार के हार्ड इपिडर्मल डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। पहला, हॉर्नी टूथ। हॉर्नी टूथ एग लेइंग मैमल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। इपिडर्मल स्केल्स। इपिडर्मल स्केल्स छोटे छोटे स्केल्स के रूप में पाए जाते हैं, जिसके बीच बीच में हेयर्स निकले होते हैं। ये इपिडर्मल स्केल्स आर्मीडेलो के आउटर सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरे प्रकार का डेरिवेटिव्स है हेयर। हेयर मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये हेयर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि 3 लेयर से मिलकर बना होता है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। क्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि हैवी कॉर्निफाइड किरेटनाइज्ड सेल्स का बना होता है। ये सेल्स ओवरलैपिंग मैनर में अरेंज होते हैं। बीच का लेयर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ये कॉर्टेक्स कॉर्निफाइड सेल्स का बना होता है जिसमें एयर स्पेस और मिलेनोफोर्स और पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनर मोस्ट लेयर को हम मेडुला कहते हैं। यह मेडुला वैक्यूलेटेड किरेटनाइज्ड सेल्स का बना हुआ होता है।
चौथे प्रकार के डेरिवेटिव्स को हम ब्रिस्टल्स कहते हैं। कैट और लायन फैमिली में ये माउथ के चारों ओर हेयर थिक हो जाते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं और सेंसरी स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। इन बदले हुए सेंसरी स्ट्रक्चर्स को हम ब्रिस्टल्स कहते हैं। अंतिम डेरिवेटिव होता है डिजिटल कॉर्निफिकेशन। उंगलियों के अंतिम सिरे पर एपिडर्मिस की लेयर कुछ नए नए स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम डिजिटल कॉर्निफिकेशन कहते हैं। डिजिटल कॉर्निफिकेशन 4 प्रकार का होता है। पहला क्लॉ। क्लॉ में 2 प्रकार के 2 लेयर होंगे। एक ऊपर का लेयर जिसे हम अंगविस कहते हैं और निचला पार्ट को हम सब अंगविस कहते हैं, और इन दोनों के बीच में वो मसल्स की लेयर होती है और मसल्स के बीच में बोन्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दूसरा मॉडिफिकेशन है डिजिटल कॉर्निफिकेशन में नेल्स। नेल्स या नाखून, ये नाखून मैमल्स में पाया जाता है और ये ऊपरी सरफेस को इसका बॉडी कहते हैं या अंगविस कहते हैं। अंगविस के नीचे सब अंगविस होता है, उसके नीचे डर्मिस की लेयर होती है और उसके अंदर में फेलेंजेस या बोन्स वहाँ पर प्रेजेंट होती है। और नेल्स के बेस में एक स्किन का एक आउटग्रोथ होता है जिसे नेल ग्रूव और नेल फोल्ड कहते हैं। तीसरा होता है हूफ। हूफ या खुर अंगुलेट्स मैमल्स में पाए जाते हैं। इसमें अंगविस भाग बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है जो कि इसे इन मैमल को कठोर सरफेस पर चलने में हेल्प करता है। हॉर्न। हॉर्न या सींग। ये सींग पुनः 5 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रू या हालो हॉर्न। ट्रू या हालो हॉर्न ऐसे हॉर्न जो कि खोखले होते हैं, इस प्रकार का हॉर्न को हम ट्रू हॉर्न कहते हैं। ट्रू हॉर्न काऊ, बफेलो आदि में पाए जाते हैं। दूसरा होता है प्रॉन्ग हॉर्न। प्रॉन्ग हॉर्न ऐसा हॉर्न जिसमें कि बीच में हालो स्पेस या सेंट्रल कैविटी नहीं पाई जाती है, इस प्रकार के हॉर्न को हम फॉल्स हॉर्न या प्रॉन्ग हॉर्न कहते हैं। तीसरा होता है फाइबर हॉर्न। फाइबर हॉर्न ऐसे हॉर्न जो कि हेयर्स के कलेक्ट हो जाने के फलस्वरूप बनते हैं, इसलिए इसे फाइबर हॉर्न कहते हैं। फाइबर हॉर्न राइनोसॉर्स में पाए जाते हैं। चौथा होता है जिराफ हॉर्न। जिराफ हॉर्न ऐसे हॉर्न जो कि जिराफ में पाए जाते हैं, इसमें बीचों बीच एक हालो कैविटी होती है जो कि बोन का बना होता है और इसके बाद जो हॉर्न होता है उसके ऊपर स्किन की पतली लेयर पाई जाती है। एंटीलर्स ऐसे हॉर्न जो कि अत्यधिक ब्रांच्ड होते हैं और इसके बीचों बीच में एपिडर्मल कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है। समय समय पर इस प्रकार के हॉर्न को पीरियोडिकली या समय पर इसको बॉडी से डिटैच कर दिया जाता है। अंत में निष्कर्षतः हम यह बोल सकते हैं कि इंटेगुमेंट मैमल का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग में जो सेल्स होती हैं वो केराटिनाइज्ड होकर नए नए एपिडर्मल डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये एपिडर्मल डेरिवेटिव्स चूँकि हार्ड होते हैं, इसलिए ये हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स एनिमल को उसके हैबिट एंड हैबिटेट पर अनुकूलन में और उसे जीवित रहने में हेल्प करता है। आशा है आप लोगों को हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में, जो कि हमारा 3rd वीडियो होगा, उस 3rd वीडियो में हम केवल डर्मल डेरिवेटिव्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।